जय हिंद। पिछले क्लास के वीडियो में हमने चट्टानों के बारे में पढ़ा। उससे पिछले क्लास के वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा। आज के वीडियो में हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आंतरिक और बाह्य बल कैसे काम करता है, ये क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। आंतरिक और बाह्य बल को पढ़ने से पहले हम लोग भू आकृतिक प्रक्रम को जानेंगे, ये क्या होता है। इसे अंग्रेजी में हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी सतह पर स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, घाटी। ये सभी चीजों का निर्माण जियोमॉर्फिक प्रोसेस भू आकृतिक प्रक्रम के अंतर्गत ही होता है। अब हम लोग आंतरिक बल और बाह्य बल को जानेंगे। आंतरिक बल हमारा पृथ्वी के अंदर से और बाह्य बल पृथ्वी सतह के ऊपर से लगता है। ये आसान भाषाओं में। अब हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे। चलिए, आंतरिक बल किसे कहते हैं? वैसा बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है उसे आंतरिक बल कहा जाता है। इस बल के कारण सतह पर उत्थान का काम होता है या उत्थान का कार्य होता है। जैसे पर्वत, पठार का निर्माण आंतरिक बल के कारण होता है। बाह्य बल ऐसा बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बाह्य बल कहते हैं। इस बल के कारण सतह पर कटाव, इरोजन का काम होता है। इससे हमारा घाटी का निर्माण होता है। आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों बल एक साथ ही कार्य करते हैं। यह पृथ्वी सतह पर उपस्थित स्थलाकृतियों तथा बाह्य दोनों बलों का परिणाम है। अब हम लोग जानेंगे, अगर बाह्य बल ज्यादा हो जाए या आंतरिक बल ज्यादा हो जाए तो किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। जैसे अगर आंतरिक बल ज्यादा हो जाए बाह्य बल से तो पर्वत, पठार का निर्माण होगा। अगर आंतरिक बल कम हो जाए बाह्य बल से तो घाटी का निर्माण होगा। और अगर आंतरिक बल बाह्य बल के बराबर हो जाए तो मैदान का निर्माण होगा। बाह्य बल, जिसे हम लोग बहिर्जात बल भी कहते हैं, ये तीन प्रकार से काम करती है। एक हमारा अपक्षय, दूसरा हमारा अपर्दन और तीसरा हमारा अनच्छादन। अपक्षय किसे कहते हैं? अंग्रेजी में अपक्षय को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। चट्टान के टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। अपक्षय की प्रक्रिया में अवसादों का परिवहन नहीं होता है। आसान भाषाओं में चट्टानों का टूटना फूटना ही अपक्षय कहलाता है। अपर्दन, चट्टानों के टूटने फूटने के पश्चात उत्पन्न अवसाद परिवहन के कारण किसी अन्य स्थान पर निक्षेपित होते हैं या जमा होता है, उसे अपर्दन कहा जाता है। आसान भाषाओं में जब चट्टानें टूट फूट गई, परिवहन के द्वारा किसी अन्य जगहों पर उसका अवसाद जमा हो गया। अब हम लोग जानेंगे अनच्छादन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है। ये तीनों बाह्य बल के से जुड़ा हुआ था। अब हम लोग अपक्षय को प्रकार को जानेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा भौतिक अपक्षय, फिर रासायनिक अपक्षय, फिर जैविक अपक्षय। चट्टान टूटेगी तीन प्रकार से। पहला भौतिक फिजिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग, तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है इसे समझते हैं। भौतिक प्रक्रमों के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। जैसे फिजिकल वेदरिंग के लिए भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार कारक है जल। जल में दोनों जल आएगा, वर्षा का जल और नदी का जल। दूसरा वायु। तीसरा आपका हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रेशर, अत्यधिक ताप और दाब। दिन के समय में मरुस्थल में चट्टानें फैल जाती है तापमान ज्यादा होने के कारण। रात के समय में चट्टानें सिकुड़ जाती है तापमान के कम होने के कारण। और एक हमारा हिमनद ग्लेशियर भी फिजिकल वेदरिंग का एक प्रमुख कारक है। अब हम लोग रासायनिक कारक को समझेंगे। रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। केमिकल वेदरिंग रासायनिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार कारक। इसे आप सभी बच्चे साइंस में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ आसान भाषा में पहला केमिकल अपक्षय रासायनिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार कारक में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन, ऑक्सीजन का अपक्षय या ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। तीसरा हमारा सॉल्यूशन। बायोलॉजिकल वेदरिंग,
जिसे हम लोग जैविक अपक्षय भी कहते हैं। जैविक प्रक्रिया के कारण चट्टानों का टूटना फूटना जैविक अपक्षय कहलाता है। जैविक अपक्षय बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए जिम्मेदार कारक, पहला एनिमल्स, दूसरा प्लांट और तीसरा ह्यूमन। इसे आसान भाषा में कहेंगे जंतु, पादप तथा मानव भी अपक्षय में अपना योगदान देते हैं। बार बार अगर हम किसी चट्टान पर चढ़ेंगे तो चट्टानों में घर्षण आएगी, जिसके कारण भी चट्टानें टूटते हैं। अब देखिए, वेदरिंग अपक्षय में हमने 3 बातों को पढ़ा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, भौतिक, रासायनिक, जैविक। ये तीनों के द्वारा चट्टानें टूटते हैं, जिससे हमारा अवसाद कहीं पे जमा होगा और अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। मानिए अवसाद जमा हुआ, अवसाद जमा ही नहीं हुआ तो मिट्टी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मिट्टी। और कभी कभी जब मिट्टी के कण जुड़ जाते हैं तो उसे हम लोग पैड, ढेला कहते हैं, मिट्टी का ढेला। इसीलिए मिट्टी का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन पैडोलॉजी। अब हमारा आंतरिक बल उत्पन्न क्यों होता है, इसे जानेंगे। आंतरिक बल उत्पन्न होने के क्या कारण है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान होता है, यही कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग अत्यधिक गर्म है। आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान होने के कुछ कारण भी है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। पहला कारण पृथ्वी के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति, जो स्वतः ही ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव ज्यादा है। दबाव ज्यादा होने के कारण उसके पार्टिकल पास पास हैं। पार्टिकल मतलब उसके कण पास पास हैं। जब उसके कण पास पास हैं, घर्षण ज्यादा होगा, और जब घर्षण ज्यादा होगा ऊष्मा ज्यादा मुक्त होगी, और जब ऊष्मा ज्यादा मुक्त होगी हमारा तापमान बढ़ेगा। ये 2 कारण। और तीसरा कारण है पृथ्वी के केंद्र से मुक्त ऊर्जा। केंद्र पे दबाव ज्यादा है, इसलिए यहां से ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है। यही 3 कारण है कि हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान ज्यादा है। ये हमने पढ़ा आंतरिक बल क्यों उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग जानेंगे आंतरिक बल से किस प्रकार की घटना पृथ्वी पे देखने को मिलती है। इसमें 2 सबसे बड़ा हमारा मेजर घटना दिखती है, पहला भूकंप और दूसरा ज्वालामुखी। तो आज हम लोग भूकंप को भी पढ़ लेते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? नाम से ये लग रहा है कंप, कांपना। पृथ्वी सतह पर उत्पन्न प्रत्येक प्रकार का कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप की सहायता से पृथ्वी ऊष्मा का निष्कासन करती है। ऊष्मा या ऊर्जा, भूकंप की सहायता से पृथ्वी ऊर्जा का निष्कासन करती है, जिससे पृथ्वी अपने आप को संतुलित रखती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जहां से भूकंप की उत्पत्ति होता है उसे क्या नाम देते हैं, और जहां भूकंप सबसे पहले पृथ्वी सतह पर पहुंचता है उसे क्या नाम देते हैं। चलिए, सबसे पहले भूकंप केंद्र, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होता है। पृथ्वी सतह के नीचे उपस्थित वह स्थान या बिंदु जहां से भूकंप का उद्गम होता है उसे भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। अब हम लोग अधिकेंद्र, एपिसेंटर। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र दोनों लंबवत होती है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। अब हम लोग जानेंगे भूकंप का मापन हम लोग किसकी सहायता से करेंगे। भूकंप का मापन हम लोग सिस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से करते हैं। इसका आविष्कार सिस्मोग्राफ नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसका नाम सिस्मोग्राफ रखा गया। भूकंप का मापन हम लोग सिस्मोग्राफ की सहायता से करते हैं। सिस्मोग्राफ में रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है, जो कि एक लॉग पैमाना है। लॉग पैमाना का मतलब हुआ अगर भूकंप की तीव्रता 2 है और अगला भूकंप की तीव्रता 3 है तो ये दोनों में 10 गुना ज्यादा क्षति होगा। जैसे अगर 2 भूकंप जिसकी तीव्रता 2 थी, अगर इन्होंने 10 बिल्डिंग को गिराया तो जिसकी तीव्रता 3 होगी वो 100 बिल्डिंग को गिराएगा, जिसकी तीव्रता 4 होगी वो 1000 बिल्डिंग को गिराएगा। ये 10 गुना के रेशियो से बढ़ता है। चलिए, अब हम लोग समझेंगे भूकंप की गहराई के आधार पे भूकंप को कितना भाग में बांटते हैं। भूकंप की गहराई के आधार पे हम लोग भूकंप को 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारा छिछला भूकंप, दूसरा मध्यवर्ती भूकंप और तीसरा पातालीय भूकंप। भूकंप मूल की गहराई जब 50 किलोमीटर से कम हो तो इसे हम लोग छिछला भूकंप कहते हैं, इसकी तीव्रता कम होती है। दूसरा मध्यवर्ती, जब भूकंप मूल की गहराई 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर होती है तो इसे मध्यवर्ती कहते हैं,
इसकी तीव्रता छिछले भूकंप की तुलना में अधिक होती है। तीसरा हमारा पातालीय भूकंप, जिसमें भूकंप मूल की गहराई 200 या 250 किलोमीटर से अधिक और 700 किलोमीटर से कम या अधिकतम 700 किलोमीटर तक गहराई में यह भूकंप आती है। इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। भूकंप आने के क्या कारण हैं, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला कारण ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा प्लेटों की गति, तीसरा भ्रंशन की क्रिया। आने वाले समय में हम लोग भ्रंशन भी पढ़ेंगे, फॉल्टिंग क्या होता है और ये क्यों आता है। तीसरा, कभी कभी जब उल्का पिंड का साइज बड़ा हो तो उल्का पिंड की टक्कर, और पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन या लैंडस्लाइडिंग की घटना, ये सब हमारे प्राकृतिक कारण में थे। दूसरा हमारा मानवीय कारण, जिसमें जलीय भार, परमाणु बम का विस्फोट और आर्थिक गतिविधियां। इसे हम लोग कुछ डिस्कशन के तौर पे देख लेते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप कैसे आता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित पिघला पदार्थ सतह की तरफ गति करता है। सतह के साथ पिघले पदार्थ की टक्कर होती है, जिससे सतह पर कंपन महसूस होता है, वही हमारा भूकंप कहलाता है। उल्का पिंड की टक्कर से कैसे। उल्का आकाशीय पिंड होती है। यदि उल्काओं का आकार अत्यधिक बड़ा होता है तब यह मध्यमंडल में पूरी तरह से जल नहीं पाता, यह सतह से टकराता है तो सतह पर कंपन होता है, जो कि हमारा भूकंप है। पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन की घटना आम होती है, जिससे वहां पे भूकंप महसूस होती है। पृथ्वी सतह के किसी भाग का नीचे धंसना भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन के परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में भूकंप का अनुभव होता है। भूस्खलन की घटना सामान्यतः पर्वतीय इलाकों या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। जैसे भारत के हिमालय क्षेत्रों में लैंडस्लाइडिंग की घटना अत्यधिक होती है। अब हम लोग मानवीय कारण पढ़ेंगे भूकंप आने का। इसमें पहला हमारा जलीय भार है, वाटर वेट। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाना भी भूकंप का कारण है। बांध की तली पर लगातार अवसादों का निक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बांध की तली पर दाब में वृद्धि होती है। इस दबाव के कारण बांध की तली का धंसाव होता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में कंपन होता है, जो कि भूकंप है। जैसे हम लोग बांध बनाए, इसके गेट पे अवसादों का निक्षेपण होगा, जिससे वहां पे भार बढ़ेगा। जब अवसाद जमा होगा, भार बढ़ेगा और वहां भूकंप की समस्या हो सकती है। जमीन धंसेगी तो वहां भूकंप आएगी। उत्तर पूर्वी भारत में भूकंप की बारंबारता में लगातार वृद्धि का एक कारण बड़े बड़े बांध का निर्माण भी है। उत्तर पूर्वी भारत में हमारे 7 राज्य 7 सिस्टर कहलाते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इन राज्यों में अवसादों के जमाव के कारण भूकंप की बारंबारता अधिक आई है। दूसरा, परमाणु बम का विस्फोट। परमाणु विस्फोट के कारण विशाल मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है तथा यह ऊर्जा कंपन का कारण बनती है। तीसरा, आर्थिक क्रियाएं, जिसमें मानव और जंतु की क्रियाएं शामिल है। जैसे खनन, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण। पेड़ पौधे की अत्यधिक कटाई की दर में वृद्धि, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन की घटना या भूस्खलन की दर में वृद्धि होती है, जो कि हमारा भूकंप का कारण है। भूकंप के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं और कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। पहले हम लोग भूकंप का नकारात्मक प्रभाव को जानेंगे। पहला, आर्थिक क्षति, पैसों का नुकसान। दूसरा, सामाजिक क्षति। तीसरा, पर्यावरणीय क्षति। चौथा, मानसिक क्षति। और पांचवा, प्रशासनिक क्षति। पॉजिटिव इंपैक्ट, जो इसके पॉजिटिव फैक्टर हैं, उसे अब हम लोग जानते हैं। पहला, पृथ्वी ऊर्जा का निष्कासन करके अपने आप को संतुलित करती है। दूसरा, पृथ्वी के अंदर खनिजों की जानकारी का पता चलता है। तीसरा, प्राकृतिक गैस से संबंधित जानकारी का पता चलता है। कभी कभी हम लोग झील का भी निर्माण होता है। ये सब हम लोग भ्रंशन, फॉल्टिंग में पढ़ेंगे। कभी कभी भ्रंश घाटी का भी निर्माण होता है। कभी कभी ये मृदा के निर्माण में भी सहायक होता है। आज की वीडियो में हमने भूकंप के बारे में पढ़ा, भूकंप क्यों आता है। अभी तक हमने 3 टॉपिक को क्लियर कर लिया। पहला हमारा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, दूसरा चट्टान और चट्टानों के प्रकार, और आज हमने पढ़ा आंतरिक और बाह्य बल। आंतरिक और बाह्य बल से कौन सी आकृति बनते हैं, कौन से हमारा स्थलाकृति का निर्माण होता है। फिर हमने भूकंप पढ़ा, भूकंप का मापन किससे करते हैं, रिक्टर पैमाना क्या है। इसके बाद हमने भूकंप के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव हैं, भूकंप क्यों आता है। अगले टॉपिक में हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।